राष्ट्रीय आय के से संबंधित हमारा कुछ परिचय। तो राष्ट्रीय आय का जो परिचय है उसके बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। सबसे पहले तो राष्ट्रीय आय के अध्ययन का आर्थिक सिद्धांत में बहुत अधिक महत्व होता है, ये बात याद रखिएगा। और कोई भी उत्पादन के साधन जो हैं, साधनों के सामूहिक सहयोग के बिना असंभव है। तो कोई भी उत्पादन का कार्य जो होता है वो उत्पादन के साधनों के सामूहिक सहयोग से होता है। और ये नहीं कि मतलब अगर सहयोग ना हो और उनका एक संयोग ना बनाया जाए, कॉम्बिनेशन ना बनाया जाए, तो उत्पादन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद किसी देश के उत्पादन साधनों के द्वारा किसी वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु तथा सेवाओं के भौतिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। यहाँ छोटा छोटा डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगी, ताकि इस डेफिनेशन से जो एमसीक्यूज अगर आते हैं एग्जाम में तो आप थोड़ा मतलब याद करके जाएं, और एमसीक्यूज आपको करने में कम मतलब आसानी होगी। ये आप लोग एकदम बिल्कुल याद रखना, और बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि होता क्या है ना कि हम लोग एमसीक्यूज तो सोचते कर लेंगे, पर थोड़ा डेफिनेशंस भी याद करना ज़रूरी है। ठीक है, तो किसी भी देश के उत्पादन साधन यानी कि उत्पादन के जो साधन हैं उनके द्वारा किसी वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के भौतिक मूल्य को ही हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब राष्ट्रीय आय का ना कुछ हम लोग बात जान लेते हैं। सबसे पहले इसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम बोलते हैं। और नेशनल इनकम का ही एनआई जो है शॉर्ट फॉर्म होता है नेशनल इनकम का। नेशनल इनकम के बारे में इतना आपको एकदम याद रखना है। ठीक है, चलिए, बेसिकली मैं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ये वीडियो ला रही हूँ, तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बिल्कुल पसंद आ रहे होंगे। और मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब किए हो। थैंक यू सो मच माय फ्रेंड्स। और मैं सबके डिमांड्स तो पूरी नहीं कर सकती, पर मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं वीडियो ज़रूर लाऊंगी। और मैं जितना वीडियो अगर दे रही हूँ आप लोग उतना तैयारी करते हो तो शायद आप लोगों को पीजीटी में थोड़ा हेल्प मिल जाए। तो आगे देखते हैं। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय लाभांश, राष्ट्रीय व्यय, राष्ट्रीय उत्पादन, ये जो शब्द हैं ये एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि ये एक पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रयोग किए जाते हैं राष्ट्रीय आय के लिए। ठीक है, अच्छा, क्या राष्ट्रीय आय एक निश्चित शब्द है? नहीं, राष्ट्रीय आय एक निश्चित शब्द नहीं है, एक अनिश्चित शब्द है, याद रखिएगा। ठीक है, राष्ट्रीय आय की सही गणना करने के लिए हम उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाले कारण, मशीनों तथा प्लांट के मूल्य में हुई गिरावट तथा टूट फूट यानी कि मूल्य ह्रास को घटा देते हैं। इतना याद रखिएगा। जब राष्ट्रीय आय की हम लोग गणना करते हैं तो उसमें क्या करते हैं ना, हम लोग जो मूल्य ह्रास होती है उसको हम लोग घटा देते हैं। ठीक है, अच्छा, आगे कुछ और बातें देखते हैं हम लोग। आगे है, इस प्रकार देश की संपूर्ण वार्षिक उत्पत्ति को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में राष्ट्र को किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में राष्ट्र को वस्तुओं और सेवाओं का जो प्रवाह फ्लो प्राप्त होता है उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो राष्ट्रीय आय का संबंध प्रवाह से होता है, स्टॉक से नहीं। अच्छा, कई बच्चों की शिकायत होती है ना कि कहते हैं मैम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराइए। ओके, मैं टॉपिक के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों को बताते जाऊंगी, जो कि बहुत सारे अदर स्टेट्स में जो एग्ज़ाम हुए हैं, क्योंकि झारखंड में तो बहुत दिनों बाद एग्ज़ाम हो रही है ना, तो मैं कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों को बताते जाऊंगी ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चंस पूछा गया था, मैं क्वेश्चंस देख रही थी तो मुझे याद आया कि राष्ट्रीय आय का संबंध किससे होता है। तो इसमें ना दिया हुआ है, तो एक प्रश्न आया था, राष्ट्रीय आय है, इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए थे, प्रवाह चर, स्टॉक चर, अनुपात चर और उपयुक्त सभी। तो इसमें जो आंसर तो होगा प्रवाह से। तो राष्ट्रीय आय का संबंध प्रवाह से होता है। और ये किस परीक्षा में पूछा गया और कब पूछा गया मैं आपको बताती हूँ। ये राजस्थान टीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, तो देखिए कितनी बेसिक्स क्वेश्चंस आते हैं, और आप लोगों को लग रहा होगा बहुत टफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नहीं, थ्योरी से ही क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर पीगू और प्रोफेसर पीगू ने अलग अलग दृष्टिकोण से राष्ट्रीय आय को प्रस्तुत किया। अच्छा, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो राष्ट्रीय आय की परिभाषा है ना, उसे 2 भाग में बांटा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, ये मैं आपको बताती हूँ।
तो राष्ट्रीय आय की जो परिभाषा है उसे दो भाग में बांटा गया है, याद रखना है। पहला तो परंपरागत परिभाषा है और दूसरा है आधुनिक परिभाषा, ठीक है। तो परंपरागत परिभाषा में कौन आता है? मार्शल, पिगू और फिशर की परिभाषा आती है। और आधुनिक परिभाषा में आप लोग पढ़ेंगे साइमन कुजनेट्स की, ठीक है, जिसे सर्वमान्य माना गया है, ठीक है। तो परंपरागत परिभाषाएं हम लोग पहले देखेंगे। देखिए मैं ना हैंड रिटन नोट्स भी रखी हूँ और आप लोगों को थोड़ा सा टाइप किया हुआ भी नोट्स दूंगी, ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि पढ़ना कैसे, और फ्लो चार्ट जरूर आप लोग बनाएं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ये फ्लो चार्ट के थ्रू पढ़ने से एक आइडिया हो जाता है कि हाँ मुझे कहाँ पर कितना किस तरह के वर्गीकरण को हम लोग इजीली याद कर सकते हैं। और जो वर्ड्स है हाईलाइट करने के लिए उसे हाईलाइट भी जरूर करें, क्योंकि कई बच्चे ना गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई किए होते हैं और वो जैसे तैसे पास तो हो जाते हैं, पर पीजी की डिग्री ले लिया, बीएड की डिग्री ले लिया, कोई प्राइवेट से ले लेते हैं, तो टीचर्स ना सच में कुछ आइडिया देते नहीं है। क्योंकि मैं जानती हूँ, मैं भी इस पड़ाव को पार किया है मैंने। तो थोड़ा सा आप लोग ना नोट्स बनाते हैं तो थोड़ा अच्छे से नोट्स बनाएं, किस वर्ड्स को हाईलाइट करना है, ये सारी चीज़ें आप लोग ज़रूर याद रखें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि मार्शल, फिशर और पिगू की जो परिभाषाएं हैं वो परंपरागत परिभाषाएं हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि उन्होंने क्या दृष्टिकोण अपनाया है, क्या दिया है। इसके बाद हम लोग प्रोफेसर साइमन कुजनेट्स, प्रोफेसर क्लार्क और संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा दी गई परिभाषाओं को भी देखेंगे, जिसे हम लोग आधुनिक परिभाषा के नाम से जानते हैं। ओके, इतना याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। मार्शल की परिभाषा से स्टार्ट करते हैं हम लोग कि मार्शल ने क्या कहा। तो मार्शल की परिभाषा को हम लोग परंपरागत परिभाषा में रखते हैं। उनके अनुसार किसी देश का श्रम और पूंजी उसके प्राकृतिक साधनों पर कार्यशील होकर, अब इससे पहले समझ लेते हैं। मान लीजिए एक देश है, चलिए अपने देश की बात करते हैं, जैसे भारत देश है। भारत देश के जो श्रम मतलब यहाँ के रहने वाले निवासी, ठीक है, और मानव श्रम पूंजी आप लोग जानते होंगे, क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्लास 10 में भी ये टॉपिक है। तो जो कुशल श्रमिक है, जो श्रम अपना मतलब कुशल हो अकुशल हो, वो लोग देश के उत्पादन में क्या करते हैं ना, सहायता करते हैं, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं ना कि किसी भी देश का, तो भारत के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो भारत के जो श्रमिक हैं वो, और पूंजी मतलब आपके पैसे, कैपिटल है ना, उसके साथ क्या करते हैं, प्राकृतिक साधन मतलब हमारे देश का जो नेचुरल रिसोर्सेस है उनके साथ कार्यशील होते हैं, यानी कि प्राकृतिक साधनों का प्रयोग करते हैं और उससे नई चीज़ों का निर्माण करते हैं। और प्रतिवर्ष, यहाँ समय दिया हुआ है प्रतिवर्ष, तो याद रखिएगा प्रतिवर्ष की बात हो रही है। तो इसमें प्रतिवर्ष भौतिक अभौतिक दोनों वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, और जिनमें सब प्रकार की सेवाएं भी शामिल होती हैं। तो इसे ही देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो याद रखिएगा वास्तविक राष्ट्रीय आय, ठीक है। अच्छा, वास्तविक राष्ट्रीय आय को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नेट नेशनल इनकम, NNI, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो मार्शल ने जो अपनी परिभाषा दी, उनके अनुसार वास्तविक शब्द का प्रयोग उन्होंने क्यों किया, क्योंकि कुल उत्पादन में से कच्चे माल का जो मूल्य है, घुसावट, जिसको बोलते हैं मूल्य ह्रास, यानी कि जब मशीनें टूट फूट जाती हैं, उनकी मरम्मत में जो खर्चे होते हैं, उसको हम लोग राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ते, उसको हम लोग घटा देते हैं, तथा कर तथा बीमा व्यय को हम लोग निकाल देते। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसे वास्तविक मतलब राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता, बल्कि उसे हम लोग निकाल देते हैं। तो जब हम लोग राष्ट्रीय आय में से इन सब मूल्यह्रास को, कर और बीमा व्यय को जब निकाल देते हैं, तो हमें जो राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है उसे हम लोग बोलते हैं वास्तविक राष्ट्रीय आय। इस आय से विदेशों से प्राप्त होने वाली आय को हम लोग शामिल करते हैं, याद रखिएगा, क्या करते हैं, विदेशों से प्राप्त आय को हम लोग इसमें शामिल करते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। तो पूछा जा सकता है कि मार्शल की परिभाषा में विदेशों से प्राप्त आय को शामिल किया जाता है, तो हाँ ना में भी सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखिए, शामिल करते हैं, ये मार्शल की परिभाषा है। चलिए आगे देखते हैं मार्शल की परिभाषा की क्या विशेषताएं हैं, पहले देखते हैं हम लोग। तो मार्शल की परिभाषा की यहाँ पे कुछ विशेषताएं दी गई हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। मार्शल की परिभाषा की विशेषता है, मार्शल की उपयुक्त परिभाषा के आधार पर उसकी निम्नांकित विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। तो पहला विशेषता क्या है, ये आप सामने देख रहे हो, राष्ट्रीय आय की गणना का आधार 1 वर्ष है। मार्शल ने
राष्ट्रीय आय की गणना का आधार क्या माना है, 1 वर्ष माना है, अर्थात 1 वर्ष के उत्पादन के आधार पर ही राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो 1 वर्ष के आधार पर ही हम लोग राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट है मार्शल ने राष्ट्रीय आय में विदेशों से अर्जित आय को शामिल किया है। तो याद रखिएगा, मार्शल ने विदेशों से अर्जित आय को शामिल किया है। मार्शल ने राष्ट्रीय आय की गणना कुल उत्पादन के आधार पर ना करके शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन के आधार पर किया है, याद रखिएगा। ठीक है, इसे परिभाषा से स्पष्ट किया गया है, याद रखिएगा। और मार्शल ने परिभाषा में ही इसे स्पष्ट किया है कि किस तरह से उन्होंने शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन को शामिल किया है। मार्शल ने राष्ट्रीय आय की गणना के लिए उत्पादन को आधार बनाया है। हाँ, एक क्वेश्चन आया है, मैंने देखा है, मैं बताती हूँ कि कौन से ईयर में ये पूछा गया सवाल है, तो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे प्रोफेसर फीसर से पूछा गया है। प्रोफेसर फीसर ने राष्ट्रीय आय की माप में उत्पादन के स्थान पर किसको लिया है। तो ये फीसर से संबंधित है। तो जब फीसर की परिभाषा हम लोग पढ़ेंगे तो मैं आपको उसका आंसर भी बताऊंगी, पहले हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। तो ये भी पूछा हुआ सवाल है, टीजीटी परीक्षा 2000 ईस्वी में पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है। अच्छा, अब आगे टॉपिक आता है कि मार्शल की परिभाषा की आलोचना भी की गई है, क्रिटिसाइज किया गया है। तो यहाँ पे क्या क्रिटिसाइज किया गया है। मार्शल की परिभाषा बहुत ही सरल है, व्यापक है, फिर भी इनमें कुछ कठिनाइयाँ हैं, मतलब त्रुटियाँ हैं। तो आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने इन त्रुटियों को सामने रखा है। ठीक है, सबसे पहले कि सही गणना में कठिनाई, सही गणना करने में क्या है, बहुत ही ज़्यादा कठिनाई होती है, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये कैसे होगा इसको समझते हैं। संपूर्ण उत्पादन के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना करना बहुत कठिन कार्य है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका उत्पादकों द्वारा प्रत्यक्ष उपभोग कर लिया जाता है। यानी कि जब उत्पादक क्या करते हैं ना, उत्पादन के दौरान कुछ वस्तुओं का सीधे उपभोग कर लेते हैं, और इस प्रकार से अनेक वस्तु और सेवाएं क्या होती हैं, बाजार तक नहीं आ पाती, उनका विनिमय नहीं हो पाता। इसलिए राष्ट्रीय आय में इसे शामिल करने में कठिनाई होती है और हमें सही राष्ट्रीय आय के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। सबसे बड़ी कठिनाई तो यही है। दूसरा देखते क्या कठिनाइयाँ हैं, यानी कि त्रुटियाँ हैं। दूसरी त्रुटि है संपूर्ण उत्पादन की गणना अत्यंत कठिन कार्य है। तो कैसे, क्योंकि देश भर में बहुत सारी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, और मुझे लगता है देश भर में हम लोग 100 से भी ज़्यादा, मतलब दिन भर में ज़्यादा, हम लोग एक दिन में लगभग 100 से भी ज़्यादा वस्तुओं का उपभोग करते हैं। कभी बैठ के आप लोग कैलकुलेट कीजिए तो पता चलेगा कि दिन भर में हम लोग कितनी वस्तुओं का मतलब उपभोग करते हैं एक दिन में। तो आप सोच सकते हो कि हमारे देश में कितनी सारी वस्तुओं का उत्पादन होता होगा। तो जब वस्तुओं का अनगिनत उत्पादन होता है तो एक वस्तु की भी कई किस्में होती हैं, साथ ही उत्पादन करने वाले उद्यमी भी असंख्य होते हैं। ऐसी स्थिति में उत्पादन के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना करना बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, याद रखिएगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, दोहरी गणना की कठिनाइयाँ। देखिए ये आधुनिक अर्थशास्त्रियों के द्वारा दिया गया है। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे समय बदलता है ना, तो लोगों की आवश्यकताएं भी बदलती हैं और उस अनुसार से राष्ट्रीय आय की डेफिनेशन में भी चेंज किए गए हैं। तो दोहरी गणना की त्रुटियां जो हैं प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मार्शल ने इस बात पे भी जोर दिया था कि राष्ट्रीय आय की गणना करते समय दोहरी गणना से त्रुटि से बचना चाहिए, किंतु यह एक ऐसी गलती है जिसे काफ़ी सावधानी से के बावजूद। तो नेक्स्ट है प्रोफेसर पीगू की परिभाषा। प्रोफेसर पीगू के अनुसार राष्ट्रीय आय समाज की वस्तुगत आय का वह भाग है जिसे मुद्रा में मापा जा सकता है एवं जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी शामिल रहती है। ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि प्रोफेसर पीगू ने यहाँ पे राष्ट्रीय आय को किस में मापने की बात की है कि देखिए वस्तु यानी कि उपभोग की गई वस्तुओं को इसमें शामिल किया है। तो एक सवाल जो मैंने अभी बताया कि प्रोफेसर फीसर की थी वो, ओके। तो प्रोफेसर पीगू की परिभाषा से स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय आय में केवल वही वस्तुएं शामिल होती हैं जिनका बाजार में विनिमय किया जा सकता है, क्योंकि मुद्रा में उसी समय वस्तुओं को मापा जा सकता है जब उनका विनिमय किया जा सके, याद रखिएगा। तो ये प्रोफेसर पीगू की परिभाषा थी। अगर प्रोफेसर पीगू की परिभाषा की अगर बात करें तो इसमें याद रखिएगा नेशनल इनकम समाज की वस्तुपरक आय का वह भाग है जो मुद्रा में मापा जा सकता है, और इसमें विदेशों से प्राप्त आय को शामिल किया गया है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, विदेशों से प्राप्त आय को भी उसमें शामिल किया गया है। अच्छा, प्रोफेसर पीगू की परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय आय में केवल वही वस्तुएं शामिल होंगी जिनका बाजार में विनिमय किया जा सकता है, ये हमेशा याद रखिएगा।
और उन्हें मुद्रा में मापा जा सकता है और साथ ही उनका विनिमय हो। ओके, आगे देखते हैं कि मार्शल की परिभाषा की तुलना जो यहाँ पे की गई है पिगू की परिभाषा से। मैं आप लोगों को तीनों की परिभाषाएं जो है ना बताऊंगी, मार्शल, पिगू और फिशर, उनके बीच में अंतर भी बताऊंगी। मार्शल की परिभाषा की तुलना में पिगू की परिभाषा बहुत ज़्यादा अधिक व्यवहारिक और उपयुक्त है, क्योंकि इसमें राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए मुद्रा में मापी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं को ही शामिल किया जाता है। इससे दोहरी गणना के दोष से बचा जा सकता है। इस परिभाषा की इस परिभाषा की एक विशेषता यह है कि इसमें विदेशी विनियोगों से प्राप्त आय को शामिल किया जाता है। बस इतना आप लोगों को याद रखना, इनके बीच क्या अंतर है वो भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। आगे देखते हैं, आगे पिगू की परिभाषा की क्या विशेषताएं हैं। तो निम्नलिखित विशेषताएं, पहला है मुद्रा को मूल्यांकन का आधार बनाकर पिगू ने अपनी परिभाषा को सरल और स्पष्ट बनाया है। यानी कि जो वस्तु और सेवाएं हैं जो मुद्रा के रूप में मापी जाती हैं, तो मुद्रा को ही एक मूल्यांकन का आधार बनाया है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। चलिए दूसरा देखते हैं क्या टॉपिक है। इनकी विशेषता है, राष्ट्रीय आय की गणना में विदेशों से प्राप्त आय को भी शामिल कर लिया जाता है, ये याद रखिएगा। मार्शल ने भी किया है, इन्होंने भी किया है। ओके, आगे देखते हैं, मुद्रा को मापदंड बनाकर पिगू ने राष्ट्रीय आय की गणना को सरल और सुविधाजनक बनाया है, क्योंकि इसमें आय की दोहरी गणना की कठिनाई से बचा जा सकता है। और तीसरा पॉइंट जो है हो गया चौथा पॉइंट है, गणना में सरलता एवं परिभाषा स्पष्ट होने के कारण पिगू की परिभाषा मार्शल की तुलना से अधिक व्यवहारिक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है पूछा जा सकता है कि पिगू की परिभाषा अधिक व्यवहारिक है कि मार्शल की, तो परिभाषा याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, जैसा कि हम लोगों ने मार्शल की परिभाषा की आलोचना देखी, उसी तरह से हम लोग पिगू की परिभाषा की आलोचना देखेंगे। तो पिगू ने मुद्रा का मापदंड प्रदान कर अपने राष्ट्रीय आय की परिभाषा को निश्चितता प्रदान करने का प्रयास किया, किंतु उसकी परिभाषा दोषों से मुक्त नहीं है, याद रखिएगा। निम्न आधार पर इनकी आलोचना की जाती है, ये भी याद रखिएगा। कौन कौन से आधार है जिससे आलोचना की जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कि पिगू की जो परिभाषा है एक संकीर्ण परिभाषा है, यानी कि जो परिभाषा है विस्तृत नहीं है। वास्तव में पिगू की परिभाषा संकीर्ण है और बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनका विनिमय नहीं किया जाता, फिर भी वे राष्ट्रीय आय का अंश हैं। यदि कोई कृषक अपनी उपज का वह भाग जिसे वह अपनी निजी उपभोग के लिए रख लेता है, तो पिगू के अनुसार राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता। तो पिगू कहते हैं कि अगर कोई कृषक है, कोई किसान है और वो अपने उपभोग के लिए कुछ उत्पादन रख लेता है, उपज रख लेता है, तो उसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका विनिमय नहीं हुआ। तो पिगू और मार्शल के अनुसार वस्तुओं का विनिमय होना जरूरी है, ठीक है, किंतु यह उपज निश्चित ही राष्ट्रीय आय का एक भाग है, पर उसको शामिल नहीं किया जा सकता, ये पिगू कहते हैं। मतलब पिगू ने इनकी क्रिटिसाइज की गई है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा क्या, वस्तु और सेवाओं के में भेद। तो वस्तु और सेवाओं में क्या भेद है ये आपको देखना है। तो पिगू ने अपनी परिभाषा में ऐसी वस्तु में अनावश्यक भेद किया है जिन्हें मुद्रा में नापा या मापा नहीं जा सकता। मतलब मुद्रा में नापा या नहीं नापा जा सकता है, मतलब कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिसे नापा जा सकता है मुद्रा में और किसी को नहीं नापा जा सकता। तो वास्तव में ऐसा भेद कृत्रिम हो जाता है, यानी कि आसान नहीं है। पिगू ने यह भी स्वीकार किया है कि क्रय की जाने वाली एवं क्रय ना की जाने वाली वस्तु में कोई आधारभूत अंतर नहीं होता, ये पिगू का मानना है। पर जो क्रिटिसाइज करते हैं, जो आलोचना किए हैं, उन्होंने अपनी राय व्यक्त की है। राष्ट्रीय आय का सही आकलन नहीं। तो अब है कि पिगू की परिभाषा से राष्ट्रीय आय का सही आकलन हमें नहीं प्राप्त होता, ऐसा भी एक पॉइंट है, देख लेते हैं क्या है। पिगू की परिभाषा के अनुसार यदि मुद्रा में मापी जाने वाली वस्तुओं को ही राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाए तो आय की सही गणना नहीं हो सकती। पिगू के अनुसार एक वेतनभोगी नर्स के रूप में कार्य करने वाली महिला की सेवाएं राष्ट्रीय आय में शामिल की जाएंगी, पर घर में देखभाल करने वाली जो महिलाएं हैं, जो माँ है, उनकी सेवाएं राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगी, क्योंकि इसके लिए उसे कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता। तो ये याद रखिएगा, ये तर्क दिया गया है पिगू की परिभाषा के आधार पर। आगे देखते हैं, वस्तु विनिमय की अर्थव्यवस्था पर लागू नहीं। पिगू की परिभाषा केवल ऐसी विकसित अर्थव्यवस्था में लागू होती है जहाँ संपूर्ण विनिमय मुद्रा में होती है, किंतु ऐसी पिछड़ी अर्थव्यवस्था में जहाँ अधिकांश सौदे वस्तु विनिमय के द्वारा होते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना करना संभव नहीं है।
अर्थात गैर मौद्रिक क्षेत्र में पीगू की परिभाषा लागू नहीं होती है। तो याद रखिएगा, जहाँ गैर मौद्रिक, जहाँ पे मुद्रा का प्रयोग नहीं होता, वहाँ पे पीगू की परिभाषा का प्रयोग नहीं किया जा सकता। देखिए दोस्तों, अब है कि आप लोगों को लग रहा होगा कि नोट्स लंबा होगा, कैसे लिखेंगे। तो भाई आप लोगों को नोट्स तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनेशंस हैं और थोड़ा हैंड रिटन नोट्स रहेगा तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। पढ़ोगे कॉपी किताब खोल कर अपना, ठीक है। तो थोड़ा सा, सिर्फ मोबाइल से तो पढ़ाई नहीं हो सकती, थोड़ा सा बुक्स भी रीडिंग करना ज़रूरी है। आगे है फिशर की परिभाषा। प्रोफेसर इरविंग फिशर ने मार्शल और पीगू के दृष्टिकोण से बिल्कुल भिन्न रास्ता अपनाया, और उन्होंने जहां उन लोगों ने उत्पादन का सहारा लिया था राष्ट्रीय आय को परिभाषित करने के लिए, इन्होंने क्या किया ना, उपभोग का सहारा लिया। और ये सवाल पूछा गया है, ठीक है, याद रखिएगा, फिशर का जो परिभाषा है उसके आधार पर पूछा गया है। तो यहाँ पर फिशर ने उपभोग के आधार पर राष्ट्रीय आय की परिभाषा दी है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। फिशर के अनुसार राष्ट्रीय आय, वास्तविक राष्ट्रीय आय, एक वर्ष में उत्पादित शुद्ध उपज का वह अंश है जिसका उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है, यानी कि उसी वर्ष में उपभोग कर लिया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसे स्पष्ट करते हुए फिशर ने अन्यंत्र राष्ट्रीय आय की परिभाषा इस प्रकार दी है। राष्ट्रीय लाभांश या आय में केवल उन सेवाओं को ही शामिल किया जाता है जो अंतिम उपभोक्ता द्वारा प्राप्त की जाती है, चाहे उन्हें भौतिक वातावरण से प्राप्त किया गया हो या मानवीय वातावरण से प्राप्त किया गया हो। और इस प्रकार एक, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दिया, पियानो या ओवरकोट जो मेरे लिए इस वर्ष बनाया गया है, तो इस वर्ष की आय का भाग नहीं है, केवल पूंजी में एक वृद्धि है। केवल उतनी ही सेवा जो इन वस्तुओं से मुझे इस वर्ष प्राप्त होगी आय में शामिल होगी, याद रखिएगा। तो इनका परिभाषा ये स्पष्ट करता है कि, क्योंकि इन्होंने क्या किया ना, फिशर ने राष्ट्रीय आय में अंतिम उपभोक्ताओं के द्वारा जो सेवाएं शामिल हैं, प्राप्त सेवाएं शामिल हैं, उन्हीं को शामिल इसमें किया है, ठीक है, और चाहे वो भौतिक हो चाहे मानवीय हो, ठीक है। दूसरा है कि फिशर की परिभाषा ज़्यादा उत्तम माना गया है, क्योंकि फिशर की परिभाषा आर्थिक कल्याण का ज़्यादा बोध कराती है, क्योंकि वस्तुओं का उपभोग करेंगे लोग तो उनका आर्थिक कल्याण होगा, और आर्थिक कल्याण उपभोग पर निर्भर करता है, एक बात याद रखिएगा। जीवन स्तर का घोतक भी क्या है, उपभोग है। तो ये सब बातें हैं। पूछा जा सकता है कि फिशर की परिभाषा का मतलब सूचक है, या फिर बोलते हैं क्या निष्कर्ष निकलता है। तो याद रखिएगा किसके ऊपर आधारित है, तो ये है भौतिक कल्याण के, आर्थिक कल्याण के ऊपर, सॉरी आर्थिक कल्याण होगा, ठीक है, याद रखिएगा, भौतिक कल्याण नहीं, आर्थिक कल्याण के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर हम लोग बात करें कुछ अंतर के बारे में, तीनों में क्या अंतर है, ठीक है, तो हम तीनों के बारे में हम लोग थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं कि क्या क्या है, क्योंकि अंतर भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तीनों की परिभाषाएं हैं और तीनों ने अलग अलग अपनी धारणाएं दी हैं। तो कुछ बातें हैं जो हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पे हम लोग अंतर देखेंगे, प्रोफेसर मार्शल द्वारा राष्ट्रीय आय की परिभाषा, प्रोफेसर पीगू द्वारा राष्ट्रीय आय की परिभाषा और प्रोफेसर फिशर द्वारा राष्ट्रीय आय की परिभाषा। प्रोफेसर मार्शल ने जो परिभाषा दी वो बहुत ही सरल और विस्तृत है। प्रोफेसर पीगू ने जो परिभाषा दी वह व्यवहारिक है, और इनकी जो परिभाषा है वो जीवन स्तर को दिखाता है, आर्थिक कल्याण को दिखाता है, ठीक है। उसके मुद्रा में राष्ट्रीय आय को मापा जा सकता है, मुद्रा में राष्ट्रीय आय को मापा जा सकता है, पर इनका कहना था कि आर्थिक कल्याण के द्वारा ही राष्ट्रीय आय को मापा जा सकता है। और अगर मार्शल की परिभाषा के बारे में बात करें तो उत्पादन को राष्ट्रीय आय का आधार माना, उत्पादन को, और पीगू ने भी उत्पादन को राष्ट्रीय आय का आधार माना। पर यहाँ पे प्रोफेसर फिशर ने क्या किया, ये भी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, उपभोग को आधार माना। किसको आधार माना, उपभोग को। तो यहाँ पे फिशर की क्या क्या विशेषताएं हैं वो हम लोग देखते हैं कि फिशर की परिभाषा की क्या विशेषता है। तो पहला है, फिशर ने उपभोग के आधार पर राष्ट्रीय आय की परिभाषा दी है, जबकि मार्शल और पीगू ने उत्पादन को माना है, ठीक है, आधार माना है। अच्छा, उसके बाद फिशर ने आर्थिक कल्याण, फिशर की परिभाषा जो है आर्थिक कल्याण के बहुत अधिक निकट है, क्योंकि उपभोग का कल्याण से प्रत्यक्ष संबंध होता है और मात्र उत्पादन से ही कल्याण में वृद्धि की जा सकती है, ये भी याद रखिएगा। तीसरा है, आलोचकों के अनुसार फिशर की परिभाषा अधिक वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण है, ठीक है। आगे देखते हैं इनकी जो आलोचनाएं हैं, क्योंकि मार्शल और पीगू की आलोचना की गई है उनकी परिभाषा की, तो फिशर की भी परिभाषा की आलोचना की गई है। तो मार्शल और पीगू की तुलना में फिशर की परिभाषा इस दृष्टि से उचित है, इसमें उपभोग को आर्थिक कल्याण का महत्वपूर्ण घटक माना गया है। कल्याण का संबंध संतुष्टि से होता है एवं संतुष्टि उपभोग से की जा सकती है। जहाँ तक
उत्पत्ति का प्रश्न है वो उसका कल्याण पर केवल प्रत्यक्ष प्रभाव ही पड़ता है, याद रखिएगा, उत्पत्ति उत्पादन पर। ठीक है, चलिए आगे। चूंकि फिशर की परिभाषा उपभोग से संबंधित है अतः उपयुक्त है। फिशर की परिभाषा इस मिथ्या धारणा को दूर करती है कि मात्र उत्पादन में वृद्धि करने से आर्थिक में कल्याण में वृद्धि हो सकती है। तो फिशर इस चीज का बिल्कुल विरोध नहीं करते, बल्कि मतलब इसको स्पष्ट करता है। राष्ट्रीय आय की उनकी परिभाषा जो है वो बिल्कुल स्पष्ट करती है कि उत्पादन में वृद्धि करने से कि कल्याण में वृद्धि होती है। ये मिथ्या धारणा है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो ये सारे हम लोगों ने परिभाषा देख ली, पर अब इसमें क्या इनकी त्रुटियां हैं। तो प्रोफेसर अगर फिशर की बात करें तो इनकी परिभाषा की जो कठिनाइयां है, पहला है गणना में कठिनाई। उत्पादन की तुलना में वास्तविक उपभोग के मौद्रिक मूल्य की गणना करना काफी कठिन है। उपभोग का कार्य विभिन्न उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न समय में किया जाता है, अतः कुल उपभोग की गणना और उसका मौद्रिक मूल्य ज्ञात करना बिल्कुल ही जटिल प्रक्रिया है। एक ये इनका किया गया है आलोचना। चलिए आगे देखते हैं। अव्यवहारिक, कई अर्थशास्त्रियों ने इसे अव्यवहारिक माना है। फिशर की परिभाषा के आधार पर टिकाऊ वस्तुओं के उपभोग की राष्ट्रीय आय में गणना अव्यवहारिक है। फिशर के दिए गए ओवरकोट का एक उदाहरण अगर लें तो इसका मूल्य मान लीजिए 500 रुपये, तो इसका जीवन 10 वर्ष माने तो 50 रुपये 1 साल का, यानी कि अगर एक ओवरकोट उन्होंने खरीदा है 10 साल चला तो 1 साल का कितना हो गया 50 रुपये। तो इसका मतलब 1 वर्ष की राष्ट्रीय 50 रुपये जो है 1 वर्ष की राष्ट्रीय आय में शामिल होगा, जबकि मार्शल पीगू के अनुसार पूरे 500 रुपये ही उस वर्ष की राष्ट्रीय आय में शामिल हो गए और संभव है ओवरकोट 10 वर्ष से कम या ज़्यादा चले। तो यहाँ पे यह सही बात है कि उपभोग के आधार पे तो दिया है, पर कहीं ना कहीं यह लगता है कि यह जो परिभाषा है उनकी कहीं ना कहीं इसमें त्रुटियां हैं। दोहरी गणना की समस्या अगर बात करें, उपभोग की दृष्टि से ऐसी टिकाऊ वस्तुओं की गणना करना मुश्किल है जिसके स्वामित्व और मूल्य में परिवर्तन होता रहता है। जैसे एक मोटर कार अगले वर्ष ब्लैक कीमत में बेच दी जाएगी, तो किस कीमत को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाए, वास्तविक कीमत को या फिर ब्लैक कीमत को, यानी कि ब्लैक प्राइस जो मार्केट मतलब ब्लैक प्राइस मतलब सेकेंड हैंड जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसका सेवा मूल्य कैसे नापा जाए। अब ये भी सही बात है, तो इसका नापना इसको बहुत ही मुश्किल है। तो ये तीनों परिभाषाओं में कौन श्रेष्ठ है, तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि ये तीनों ही परिभाषाओं में कहाँ तक श्रेष्ठ है। तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखिए। अगर जहाँ तक मार्शल और फिशर की परिभाषा की तुलना करने का प्रश्न है तो दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों ने उत्पादन का सहारा लिया। और मार्शल और पीगू की परिभाषा का अगर बात करें तो ये देश में शुद्ध वस्तुओं और सेवाओं की गणना करने में संभव है, तो मार्शल की परिभाषा अधिक से अधिक क्या है, उपयुक्त है। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अब है राष्ट्रीय आय की कुछ आधुनिक परिभाषाएं जो दी गई हैं साइमन कुजनेट्स के द्वारा। तो पहले साइमन कुजनेट्स की देखते हैं राष्ट्रीय आय की परिभाषा क्या है। साइमन कुजनेट्स की परिभाषा जो है फिशर की परिभाषा से मिलती जुलती है, क्योंकि उसमें उपभोग पर ध्यान केंद्रित किया गया है। राष्ट्रीय आय वस्तुओं और सेवाओं का वह वास्तविक उत्पादन है जो एक वर्ष की अवधि में देश की उत्पादन प्रणाली से अंतिम उपभोक्ताओं के हाथ में पहुंचता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है ना, साइमन कुजनेट्स की परिभाषा इन्होंने उत्पादन को भी लिया है और उपभोग को भी लिया है, तो दोनों मिलता जुलता है। ठीक है, चलिए, यानी कि इनकी जो परिभाषाएं फिशर से ज़्यादा मिलती हैं। इसके संबंध में प्रोफेसर कोलिन क्लार्क ने कहा है किसी विशेष अवधि में राष्ट्रीय आय को उन वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य में व्यक्त किया जाता है जो उस विशेष अवधि में उपभोग के लिए उपलब्ध होती हैं। वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उनके प्रचलित विक्रय मूल्य पर निकाला जाता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए, यहाँ तक तो हो गया। अच्छा, और कुछ बातें हैं जिसमें इसमें याद रखना है। इस परिभाषा में जहाँ एक और वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन ज्ञात किया जाता है, दूसरी ओर उनका अंतिम उद्देश्य उपभोग माना जाता है। इसमें मार्शल और फिशर के विचारों का मिश्रण है। यानी कि यहाँ पर अगर बात करें तो प्रोफेसर कोलिन क्लार्क की जो परिभाषा है इसमें मार्शल और फिशर की परिभाषाओं को मिलाकर तैयार किया है। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय आय को वास्तविक राष्ट्रीय उत्पाद के रूप में परिभाषित किया गया है। वास्तविक राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, अब है कि यहाँ पर जो उन्होंने जो परिभाषा दी है, जो विभिन्न साधनों के अंशों में वृद्धि तथा देश में एक
एक वर्ष में वास्तविक राष्ट्रीय व्यय की गणना भी राष्ट्रीय आय का प्रतीक है, याद रखना है। भारत में अगर राष्ट्रीय आय की समिति के अनुसार अगर बात करें तो क्या परिभाषा है, तो राष्ट्रीय आय में एक दी हुई अवधि में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का आकलन किया जाता है, किंतु इसमें दोहरी गणना नहीं की जाती है। ये भारत के राष्ट्रीय आय समिति के अनुसार दिया गया परिभाषा है, ठीक है। तो ये तो हो गए राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ परिभाषा जो हम लोगों को बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। पर अगर उपयुक्त परिभाषाओं देखने के बाद क्या स्पष्ट होता है, तो स्पष्ट ये होता है कि राष्ट्रीय आय में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के वास्तविक मूल्य को ही शामिल किया जाता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं, ठीक है। इतना याद रखना है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय की गणना की कौन कौन सी विधियां हैं। तो राष्ट्रीय आय की गणना की कुछ कुछ विधियां हैं वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो राष्ट्रीय आय की गणना की जो विधियां यहाँ पे आप देख सकते हो टॉपिक में मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। तो पहला है यहाँ पे उत्पादन गणना प्रणाली के बारे में है, चलिए देखते हैं। तो पहला है उत्पादन गणना प्रणाली, ठीक है। तो हम लोगों को पढ़ना है प्रोडक्शन मेथड क्या है। तो इस विधि को औद्योगिक उद्गम प्रणाली या सूची गणना भी कहते हैं, ठीक है। इसको पूछा जा सकता है, ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि औद्योगिक उद्गम प्रणाली का अन्य नाम क्या है। तो ये याद रखना है कि उत्पादन गणना प्रणाली होगा, ठीक है। चलिए, इस विधि के अनुसार किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में जो वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है उसके कुल मूल्य का जोड़ लगा लिया जाता है। जोड़ लगाते समय जब हम लोग जोड़ते हैं तो दोहरी गणना से बचने के लिए केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को ही शामिल किया जाता है। याद रखिएगा, इसमें केवल अंतिम वस्तुओं को ही शामिल किया जाता है। अच्छा, पर इसमें क्या कठिनाइयां हैं थोड़ा सी ये देख लेते हैं। तो इस विधि की सबसे बड़ी कठिनाई है कि देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य संबंधी सही डाटा हमें नहीं प्राप्त होता है, और यह पता लगाना भी बहुत कठिन हो जाता है कि जो वस्तु है अंतिम वस्तु है या फिर मध्यवर्ती वस्तु है, ठीक है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करना कि मध्यवर्ती वस्तु से आप क्या समझते हैं, इसका डेफिनेशन जरूर लिखिएगा आप लोग, ठीक है। आगे है हमारा आय की गणना प्रणाली, तो इसको बोलते हैं इनकम मेथड। तो आय विधि क्या है, इस विधि के अंतर्गत अगर बात करें तो विभिन्न वर्गों की अर्जित आय को पहले हम लोग इसमें जोड़ लेते हैं। तो विभिन्न वर्गों से अर्जित आय को जोड़ लिया जाता है। उत्पत्ति के विभिन्न साधनों द्वारा उपलब्ध शुद्ध आय की गणना कर ली जाती है, और इस प्रणाली में देश के सभी नागरिकों की आय का योग किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए, तो अगर बात करें आय विधि में, तो देश के वे लोग जो एक वर्ष में जीडीपी का उत्पादन करते हैं, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और अपने कार्यों के बदले आय प्राप्त करते हैं, तो उन सभी आयों को जोड़ लिया जाता है। इसमें क्या क्या हम लोग जोड़ते हैं, तो मजदूरी, किराया, ब्याज और लाभ, ठीक है, याद रखना है ये। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। तो क्या क्या है, तो निम्नलिखित भुगतानों का योग ही राष्ट्रीय आय होता है। मजदूरी और पारिश्रमिक, जिसको वेजेस बोलते हैं। उसके बाद स्वनियुक्त यानी सेल्फ एम्प्लॉयड। नेक्स्ट है कर्मचारियों के कल्याण के लिए अंशदान। तीसरा है लाभांश। चौथा है ब्याज। पांचवा है ब्याज, अतिरिक्त लाभ, लगान और किराया, और सरकारी उद्यमों के लाभ, और लास्ट है विदेशों से साधनों की सुविधाएं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके आय विधि में जोड़ा जाता है। आगे है व्यय की गणना विधि। इस प्रणाली में हम एक वर्ष में अर्थव्यवस्था में होने वाले कुल व्यय के प्रभाव का योग करते हैं, उसे ही हम लोग व्यय की गणना प्रणाली कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं एक्सपेंडिचर और आउटले मेथड। ओके, तो आगे हम लोग देखते हैं इस विधि के अनुसार क्या क्या हम लोग इसमें शामिल करते हैं। तो इसमें बहुत कुछ शामिल किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है। टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू टोटल पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्लस नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और हम लोग क्या एक्सपोर्ट और क्या इसमें माइनस करते हैं, एक्सपोर्ट वैल्यू एंड माइनस इंपोर्ट वैल्यू। तो ये याद रखना है। तो ये सारी जो डेफिनेशन है तो बिल्कुल इससे भी रिलेटेड आ सकता है कुछ क्वेश्चंस। नेक्स्ट आगे है सामाजिक लेखांकन प्रणाली के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि सामाजिक लेखांकन प्रणाली क्या है, ठीक है। चलिए, इस विधि के अनुसार संपूर्ण समाज में लेन देन करने वालों को विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है, और ये वर्ग उत्पादक वर्ग होते हैं, व्यापारी, अंतिम उपभोक्ता आदि के रूप में होते हैं। इस विधि का प्रतिपादन अगर बोला जाए, प्रतिपादन
आर्थिक मंदी के पश्चात अनेक प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों द्वारा किया गया और यह विधि राष्ट्रीय आय की गणना में नवीनतम विधि मानी जाती है। तो याद रखिए, सामाजिक लेखांकन प्रणाली जो है वो राष्ट्रीय आय की गणना में एक नवीनतम प्रणाली के रूप में मानी जाती है और बहुत ही हेल्पफुल है, सहायक है। हेरल्ड ईडी और एलन पी कॉक के अनुसार सामाजिक लेखांकन मनुष्य तथा मानवीय संस्थाओं को भली भांति समझने में सहायक होता है। इसमें केवल आर्थिक क्रियाओं का वर्गीकरण नहीं किया जाता बल्कि अर्थतंत्र के संचालन की जांच में एकत्रित सूचना के प्रयोग का भी समावेश होता है। ठीक है, आगे इस विधि का प्रयोग जो है कहाँ किया जाता है, तो याद रखिए इस विधि का प्रयोग सबसे ज़्यादा विकसित राष्ट्रों में किया जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है, विकसित राष्ट्रों में किया जाता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि तो जो सामाजिक लेखांकन विधि है इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा विकसित राष्ट्रों में ही किया जाता है, ये बिल्कुल याद रखना है। विकसित राष्ट्र जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है देखते हैं क्या है। अब हम लोग देखेंगे कि जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, राष्ट्रीय आय की गणना संबंधी कुछ कठिनाइयाँ, डिफ़िकल्टीज इन द मेजरमेंट्स ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना करने में अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जो निम्नलिखित हैं। तो कौन कौन सी कठिनाइयाँ हैं जिसको हम लोग राष्ट्रीय आय की गणना करने समय हम लोग फेस करते हैं। तो राष्ट्रीय आय की गणना करने में बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, पर उससे पहले राष्ट्रीय आय की कुछ विशेषता को सुन लीजिए। पहला, अर्थव्यवस्था से संबंधित होती है। एक वर्ष की अवधि में गणना की जाती है। आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है, बाजार मूल्य पर मुद्रा का गणना किया जाता है। फिर मूल्यह्रास को शामिल नहीं किया जाता है। और राष्ट्रीय आय जो है एक प्रवाह अवधारणा है, यह स्टॉक पर आधारित नहीं है। ठीक है, अब है कि क्या क्या समस्याएं हैं। तो पहला समस्या है डबल काउंटिंग, दोहरी गणना। अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी समस्या है कि एक क्षेत्र का उत्पादन दूसरे क्षेत्र के कच्चे माल की पूर्ति करता है। ठीक है, जैसे एक क्षेत्र में उत्पादन हुआ तो वो दूसरे क्षेत्र में कच्चे माल के रूप में क्या करते हैं, हम लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं, जिसके कारण से यह निश्चय करना कठिन हो जाता है कि किस क्षेत्र में उत्पादन, किस क्षेत्र का अंतिम जो उत्पादन हुआ वह अंतिम उत्पादन है। तो यह थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कई बार अंतिम वस्तुओं का निर्धारण नहीं हो पाता, जिसके कारण से एक ही उत्पादन को राष्ट्रीय आय की गणना में एक से अधिक बार शामिल कर लिया जाता है और एक ही उत्पादन की एक से अधिक बार गणना करने से दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में डबल काउंटिंग। आगे है स्व उपभोग और वस्तु विनिमय प्रणाली, सेल्फ कंजप्शन एंड बार्टर सिस्टम। भारत जैसे देश में अगर बात करें तो राष्ट्रीय उत्पादन का अनुमान लगाना बहुत ही कठिन है, क्योंकि सही नहीं हम लोग अनुमान लगा सकते, क्योंकि भारत में उत्पादन का अधिकांश भाग किसान द्वारा या स्व उपभोग कर लिया जाता है। यानी कि जो उत्पादन करते हैं उसका कुछ भाग वो खुद के भोजन के लिए, खुद के उपभोग के लिए रख लेते हैं, जिसके कारण से सही जानकारी हमें नहीं मिल पाती और मंडियों और बाज़ारों तक सही उत्पादन नहीं पहुंच पाता, क्योंकि कृषक हैं वो अपने उपभोग के लिए तो अपना उत्पादन का कुछ भाग रख लेते हैं, तो सही जानकारी नहीं मिलने का ये भी एक कठिनाई है। नेक्स्ट है कीमत स्तर में परिवर्तन। अगर बात करें कीमत स्तर में परिवर्तन क्या है, तो यहाँ पे कीमत स्तर में तेजी से परिवर्तन होने की दशा में यह कठिनाई उत्पन्न होती है कि जब विभिन्न वर्षों की राष्ट्रीय आय की तुलना करते हैं तो इसके लिए एक आधार वर्ष लिया जाता है। तो आधार वर्ष के सापेक्ष राष्ट्रीय आय का समायोजन करना पड़ता है और सही आधार वर्ष का चुनाव एक समस्या उत्पन्न करता है। आधार वर्ष एक ऐसा होना चाहिए जिसमें किसी तरह की राजनीतिक उथल पुथल ना हो, अकाल सूखा ये सारी चीज़ें नहीं आनी चाहिए, मतलब वो वर्ष अच्छा होना चाहिए, उसमें उत्पादन सही होना चाहिए, तो उस वर्ष का चुनाव करना पड़ता है, जो एक बहुत ही बड़ी समस्या है। आगे है विश्वसनीय समंकों का अभाव, लैक ऑफ रिलायबल स्टैटिस्टिक्स। भारत जैसे विकासशील देश में विश्वसनीय समंकों का अभाव बहुत ज़्यादा है। राष्ट्रीय आय की गणना में बाधा उत्पन्न करता है, क्योंकि यहाँ अशिक्षित, अंधविश्वासी और उदासीन व्यक्तियों की अधिक मात्रा के कारण यथार्थ सूचनाएं हमें नहीं मिल पाती हैं, सही सूचनाएं हमें नहीं प्राप्त होती हैं। ओके, नेक्स्ट है विशिष्टीकरण की कमी, तो लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन। अर्धविकसित देशों में विशिष्टीकरण की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि अधिकांश छोटे छोटे किसान और मजदूर अपने खाली समय में कोई व्यवसाय नहीं करते, बल्कि वो बैठे रहते हैं। व्यवसायिक विशिष्टीकरण के अभाव के कारण राष्ट्रीय आय का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता, यह एक बहुत ही कठिन कार्य हो जाता है। नेक्स्ट है कुछ विशिष्ट सेवाएं,
अ फ्यू स्पेसिफिक सर्विसेज। कुछ विशिष्ट सेवाएं भी राष्ट्रीय आय की सही माप में कठिनाइयां उत्पन्न करती हैं, जैसे एक नर्स की अस्पताल में सेवा और वही घर में, दोनों में बहुत अंतर होता है। एक फर्म के मालिक की पत्नी द्वारा महिला सचिव के रूप में दी गई सेवा, इन सेवाओं को राष्ट्रीय आय में तो शामिल किया जाता है, किया जाए या नहीं यह भी एक समस्या बनी रहती है। तो बहुत कुछ ऐसी हैं जो जिसमें कि आय को शामिल, मतलब अगर कोई घरेलू औरत है और वो काम कर रही है, नौकरी कर रही है, तो उसके आय को राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे, पर वो घरेलू कार्य कर रही है तो नहीं करेंगे। ठीक है, आगे है राष्ट्रीय आय का महत्व। अगर हम लोग बात करें कि राष्ट्रीय आय का क्या महत्व है, इम्पॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम, जो कि अभी मैंने बताया। तो पहला तो राष्ट्रीय आय जो है किसी भी देश के आर्थिक प्रगति का सूचक है। ठीक है, इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस। राष्ट्रीय आय के आधार पर ही किसी देश की आर्थिक प्रगति की माप की जा सकती है। ठीक है, और अभी हमारा जो देश है वो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, इंग्लैंड को पीछे करके। ये भी बहुत बड़ी बात है। तो आर्थिक प्रगति को कैसे हम लोग मेज़र कर सकते हैं, तो डेल्टा वाई बाय वाई, ये याद रखिएगा फॉर्मूला। आप लोगों को पता होगा डेल्टा वाई क्या है, तो मैं बता देती हूँ। डेल्टा वाई का मतलब राष्ट्रीय आय में वृद्धि और प्रारंभिक राष्ट्रीय आय, तो ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, आगे है विभिन्न क्षेत्रों में तुलनात्मक अध्ययन करने में सहायक होता है। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। राष्ट्रीय आय संबंधी समंकों के आधार पर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए भारत में राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत कृषि है। ये सब जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो भी आर्थिक प्रगति हो रही है उसमें कृषि क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान होगा, जबकि अन्य क्षेत्रों के योगदान से तुलनात्मक अध्ययन राष्ट्रीय आय के समंकों के आधार पर किया जा सकता है। ये याद रखिए। आगे है आर्थिक नियोजन और नीति निर्धारण के बारे में अगर बात करें, इकोनॉमिक प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। किसी अर्थव्यवस्था के सीमित साधनों को पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति की दृष्टि से प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में बांटना आर्थिक नियोजन कहलाता है। तो इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है ये भी देख लीजिए। ठीक है, ओके, या इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी। उसके बाद इसमें अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के विकास कुछ वर्ग विशेष की आवश्यकताओं के आधार पर ना होकर देश की आवश्यकताओं के आधार पर होता है। इसी दृष्टि से नीति निर्धारण के कार्य में राष्ट्रीय आय के समंकों का बहुत उपयोग होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है करदान क्षमता। तो अगर बात करें टैक्सेबल कैपेसिटी की माप का आधार भी राष्ट्रीय आय होता है। तो राष्ट्रीय आय क्या है, करदान क्षमता का एक माप के रूप में प्रयोग किया जाता है। आगे आर्थिक विकास को निर्धारित करने वाले कौन कौन से तत्व है, इसे भी देख लेते हैं। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। किसी देश के आर्थिक विकास की दर अनेक तत्वों पर निर्भर करती है। इन तत्वों में कुछ आर्थिक तत्व होते हैं और कुछ अनार्थिक तत्व होते हैं। पूंजी निर्माण की दर अगर बात करें, रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, आर्थिक विकास की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है। इसके लिए उत्पादन, उपभोग, बचत आदि के सही, पर्याप्त और विश्वसनीय समंकों का होना बहुत आवश्यक होता है। तो ये है आर्थिक विकास को निर्धारित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, अब एक राष्ट्रीय आय की धारणाएं और माप हम लोगों ने देख लिया, और क्या बचा जो हम लोगों को पढ़ना है। हाँ, कुछ डेफिनेशंस हैं जो हम लोगों को बिल्कुल मालूम होना चाहिए, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। अब आगे थोड़ा हम लोग जान लेते हैं कि कुछ धारणाएं हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। किसी अर्थव्यवस्था में देश के निवासियों द्वारा एक वर्ष के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य के योग को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं, जिसे जीएनपी कहते हैं, और इसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि एनएनपी में मूल्य ह्रास को जोड़कर भी प्राप्त किया जा सकता है। तो जीएनपी इज इक्वल टू एनएनपी प्लस मूल्य ह्रास, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें, कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जीएनपी से संबंधित दो धारणाएं हैं। पहला जीएनपी एट मार्केट प्राइस, जो आप लोगों को याद रखना है। बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसी वर्ष के दौरान निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा आर्थिक या घरेलू सीमा के भीतर या बाहर रहकर बाजार कीमत पर मूल्यवर्धन का योग है, या कह सकते हैं सभी अन्य वस्तुओं तथा सेवाओं का बाजार मूल्य ही सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, जिसे हम लोग बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी एट मार्केट प्राइस। अब जीएनपी एट फैक्टर प्राइस अगर बात करें क्या है, तो साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद से आशय उस राष्ट्रीय उत्पाद से जिसका मूल्य साधन लागत पर उत्पादन क्रिया में प्रयुक्त साधनों को प्राप्त आय के आधार पर ज्ञात किया जाता है। तो याद रखिएगा, साधन लागत पर जो जीएनपी निकालते हैं वो इसका फॉर्मूला यही याद रखिए। अच्छा, कुछ हम लोगों को फॉर्मूला याद रखना है फॉर
ज़रूरी है। तो सबसे पहले GNP एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू GNP एट मार्केट प्राइस माइनस डायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। ये फॉर्मूला है GNP एट फैक्टर कॉस्ट निकालने का। अच्छा, इन सब का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। GDP एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू GDP एट मार्केट प्राइस माइनस परोक्ष कर प्लस सहायकी, जिसे सब्सिडी कहते हैं। परोक्ष कर मतलब डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ओके। NNP एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू GNP एट मार्केट प्राइस माइनस ह्रास माइनस परोक्ष कर प्लस सहायकी। कुछ बातें नोट करके रखिए कि NNP फैक्टर कॉस्ट को ही हम लोग राष्ट्रीय आय के नाम से जानते हैं। साधन लागत पर NNP को ही, नेट नेशनल प्रोडक्ट को राष्ट्रीय आय कहते हैं। NDP एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू GDP एट मार्केट प्राइस माइनस ह्रास माइनस परोक्ष कर प्लस सहायकी। NNP फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू NNP MP एट MP माइनस परोक्ष कर प्लस सहायकी, या NNP एट मार्केट प्राइस माइनस निवल परोक्ष कर। तो ये जो है पूरा का पूरा इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चंस तो ज़रूर बनते ही हैं, ठीक है। और प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है कई सारा क्वेश्चंस, मैं आपको बताती हूँ अभी एक दो क्वेश्चंस। तो यहाँ आप देख सकते हो GNP को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। देखिए पूछा हुआ सवाल है PGT परीक्षा 2005 में। NNP प्लस प्रत्यक्ष कर, NNP प्लस अप्रत्यक्ष कर, NNP प्लस निर्यात, NNP प्लस मूल्यह्रास। तो GNP को किस तरह से हम लोग परिभाषित कर सकते हैं, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना होगा, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, ठीक है, NNP प्लस मूल्यह्रास। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो है ना, आप लोगों को कुछ MCQs भी बिल्कुल देखना है, ठीक है।